हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का ये 12वां लेक्चर है, जिसमें हम गुप्तोत्तर काल को कवर करेंगे। गुप्तोत्तर काल का अर्थ हुआ गुप्त काल के बाद क्या क्या घटनाएं हुई। इसमें गुप्त काल के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों का, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, राजवंशों का। उन्हीं को हम गुप्तोत्तर काल में कवर करते हैं। चूँकि हम यह महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से दिया गया है। प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को हम कवर करेंगे और NCERT के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं, जहां आवश्यक पड़ेगा कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। आगे है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किसकी बात हो रही है? राष्ट्रकूट की। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। यह महाराष्ट्र, मुख्यतः गुजरात क्षेत्र में है। आगे है, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? गुप्तोत्तर काल में मुख्यतः भारत में घोड़ों का आयात किया जाता था। घोड़े गुप्तोत्तर काल में बहुत अधिक मंगाए जाने लगे थे। आगे है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज कहाँ है? वर्तमान के उत्तर प्रदेश में। मौखरी शासकों में कौन कौन प्रमुख हैं? हरिवर्मा, हाँ देखिए, हरि वर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा, ये प्रमुख शासक रहे हैं मौखरी वंश के, जो कि कन्नौज में स्थापित हुआ था। यहाँ एक नोट है, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। वो 4 बौद्ध संगतियां हो चुकी हैं, लेकिन ये महासम्मेलन हर्षवर्धन के द्वारा आयोजित किए गए थे। जो 2 बौद्ध महासम्मेलन थे, एक कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में। आगे देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? बाल विवाह कब प्रचलित हुआ? कुषाणों के शासनकाल में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बाल विवाह प्रथा कुषाण के शासनकाल में शुरू हुई। कुषाण काल में मुख्य शासक कौन थे? कनिष्क थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए और सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए। आगे है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। वर्तमान में हम देखते हैं ना, अब तो नहीं आते, लेकिन पहले गांव में आते थे सिंचाई वसूलने, चाहे उन्हें 10 ही रुपया चाहिए, लेकिन वो मांगने मतलब लेने आते थे। तो उस सिंचाई कर को ही, सिंचाई कर जो जिसे नहरों नालों के द्वारा सींचा जाता था, तो सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था गुप्तोत्तर काल में, या प्राचीन काल में ही। आगे देखते हैं, हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के शासनकाल में अवंती थे जो युद्ध और शांति के अधिकारी थे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी हर्षवर्धन के शासन के प्रमुख थे। जैसे हम देखते हैं, अवंती युद्ध और शांति के अधिकारी थे। सिंहनाद सेनापति थे। कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान होते थे। और सामंत और महाजन जो होते थे, ये महाराज नागरिक प्रशासन के प्रमुख हुआ करते थे। सामंत और महाराज। आगे है, 3री शताब्दी ईस्वी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। तो आप याद रखिएगा, वारंगल लोहे के यंत्रों के लिए प्रसिद्ध था 3री शताब्दी में। आगे देखते हैं, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? बंगाल क्षेत्र में। आगे है, हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? हर्षचरित जो पुस्तक है वो किसके द्वारा
लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित। तो आप ये याद रखिएगा। बाणभट्ट की 2 पुस्तकें हैं, एक कादम्बरी भी है, कादम्बरी और हर्षचरित। आगे है हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से लेके 641 ईस्वी तक था। हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से लेके 641 ईस्वी तक था। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट की एक अन्य रचना कादम्बरी है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। थानेश्वर से कन्नौज राजधानी हर्षवर्धन के द्वारा स्थानांतरित की गई। आगे है कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद के। आप याद रखिएगा, बाणभट्ट औरंगाबाद के निवासी थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वही बाणभट्ट जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित लिखा था। यहाँ पे एक नोट है कि नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि नर्मदा नदी जो कि मध्य भारत में बहती है, उन्होंने दक्षिण का अभियान कर रहे थे जब हर्ष, तो पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें दक्षिण में अभियान करने से रोक दिया था। यहाँ एक नोट है, मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ क्षेत्र में है, जो कि गुजरात में है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में अवस्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय इतना प्रमुख विश्वविद्यालय था कि इसके बारे में कहा जाता है कि जब खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था तो ये कई वर्षों तक जलती रही लाइब्रेरी। इतनी ज़्यादा इसमें पुस्तकें हुआ करती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। कब आए थे? हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है? 606 से लेके 641 ईस्वी में, इसी के बीच ह्वेनसांग भारत में आए थे। और इनकी पुस्तक कौन सी है? सी यू की, जिसे हम सी यू की भी कहते हैं। इन्होंने सी यू की में भारत का वर्णन किया है, क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। आगे है, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से भारत में नारियल की खेती प्रारंभ हुई थी। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। आगे है, गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज। गुप्तोत्तर काल में कन्नौज एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा था। जिस तरीके से मथुरा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हो गया था गुप्तोत्तर काल में, उसी तरीके से कन्नौज व्यापारिक केंद्र के लिए माना गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मथुरा था। अभी अभी हमने पढ़ा कि व्यापारिक केंद्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध था, लेकिन सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। मथुरा सूती वस्त्रों का केंद्र था उस समय गुप्तोत्तर काल में।
आगे, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथों में होता था। ये फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। तो ये फैक्ट है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आगे है, भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसने भीनमाल की भी यात्रा की थी, जो कि भारत में एक स्थान है। आगे है, चीनी यात्री इतसिंह, किसकी बात हो रही है? इतसिंह की। चीनी यात्री इतसिंह बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल समाप्त हो चुका था। ये भारत में 672 ईस्वी में बिहार में आए थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक नोट है, नालंदा विश्वविद्यालय, सॉरी यहाँ पे नोट है कि हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्ष की रचनाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप याद रखिएगा क्योंकि सबकी रचनाएं तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो शासक होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम हर्षवर्धन के बारे में कुछ चीज़ें ऐसे भी जान लेते हैं कि इनके जो प्रशासन था, इनकी राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी और इनकी हर्षवर्धन ने कुछ उपाधियां भी धारण की थी, जैसे शीलादित्य और परम भट्टारक। परम भट्टारक की उपाधि हर्षवर्धन के द्वारा ग्रहण की गई थी। आगे हम देखते हैं कि जो हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था थी उसमें भूमि का विभाजन जिलों में किया गया था। ये आप याद रखिएगा, जिले हर्षवर्धन के शासनकाल में भूमि हुआ करते थे। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट, जिन्होंने हर्षचरित लिखा वो उनके दरबारी कवि थे। हर्षचरित और कादम्बरी इन्हीं की पुस्तक है, बाण भट्ट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जो हर्षवर्धन थे शुरू में ये शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, मुख्यतः महायान शाखा को। आगे है, यहाँ पे एक प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही गलत हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा विनष्ट कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कई वर्षों तक चलता रहा, उसकी पुस्तकें, इतनी ज़्यादा पुस्तकें थीं। आगे है, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल में जजमानी व्यवस्था, हम देखते हैं ना, जजमान आ गए, तो ये जो कभी उत्सव में या शादी विवाह में जजमान की बात होती है, वही गुप्तोत्तर काल में शुरू हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हैं। चीन में दूत भेजने वाले कौन कौन से शासक थे? शासक कौन थे और किस वंश से थे? हर्षवर्धन ने चीन में दूत भेजे थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। नरसिंह द्वितीय द्वारा भी चीन में दूत भेजा गया था और वो पल्लव वंश के शासक थे। यशोवर्मन ने भी चीन में दूत भेजा था और वो कन्नौज के राजा थे। और कलोत्तुंग प्रथम के द्वारा चीन में भी दूत भेजा गया था और वो चोल वंश के शासक थे। तो ये
मुख्य शासक थे और उनके राजवंशों के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेशियों के द्वारा ही हम कुछ उनके विवरणों से भी भारत में हम जान लेते हैं। चलिए हम कुछ हर्ष के बारे में जान ही लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कि भंडी हर्ष में के शासनकाल में कौन हुआ करते थे? प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। भंडी प्रधान सचिव को कहा जाता है। वहीं सिंहनाद एक पद था। सिंहनाद वह प्रधान सेनापति होता था। प्रधान सेनापति। और कुंतल एक पद था। कुंतल अश्वसेना के प्रधान होते थे। अश्वसेना के प्रधान होते थे। और एक स्कंदगुप्त जो थे वह गज सेना के प्रमुख थे। बाद में शासक बने लेकिन गज सेना के प्रमुख थे। यहाँ पे हर्ष के बारे में एक फैक्ट याद रखिए गया कि हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर, कश्मीर में गौतम बुद्ध का दांत था, वहां से उन्होंने लाकर कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया था। तो हर्षवर्धन ने कश्मीर से कन्नौज लाकर जो बुद्ध के दांत थे उसको स्थापित किया था संघाराम में, कन्नौज के संघाराम में। और हर्ष अपने स्वरूप में जो शासन करते थे वो राजतंत्रीय व्यवस्था थी। हर्ष अपने आप को दैवीय शक्ति पर विश्वास करता था कि हमें अगर इतनी शक्तियां दी गई हैं तो ये दैवीय शक्ति हैं। और हर्षवर्धन के समय में हमने देखा ही मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये हर्षवर्धन के बारे में छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें याद रखेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षाओं में। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर को हम